हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइएगा कि सब चीज़ ठीक है, आप सब बिल्कुल बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए और सुबह में उठिए और ये थ्योरी का क्लास आप जरूर कीजिए, ठीक है। हम यही सजेशन देंगे कि सेल्फ स्टडी कीजिए, थ्योरी का क्लास आप जरूर कीजिए। सुबह में 4 बजे उठिए, 4 से 5 बजे तक पढ़िए। और साढ़े नहीं 4 से लेके कितना बजे तक, 5-6 बजे तक पढ़िए। और ये क्लास 6 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। 6 बजे से इसलिए कर दिए हैं ताकि प्यारे बच्चों कि आप सुबह में मॉर्निंग में उठ के जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उसको बढ़िया तरीके से करिए, ठीक है। इसलिए ये सब जितनी भी क्लासें हो रही है सुबह की 6 बजे हो रही है, ताकि 2 घंटा कम से कम आपको टाइम मिल सके सेल्फ स्टडी करने का, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग बताइए, बिल्कुल सही है? आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ ठीक है? आप सब बिल्कुल बढ़िया है बाबू? एक बार आप लोग क्लियर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जो आज का सेशन है, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायो के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर 10 है, ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि इससे बहुत सारा कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में है तो पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 9 अभी नहीं पढ़े हैं, चैप्टर 10 में आ गए हैं, लेकिन चैप्टर 9 भी हम लोग पढ़ लेंगे। खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है कि खाद्य उत्पादन कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कि जैसे जैसे हमारा देश बढ़ रहा है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे अनाज उनाज होता था वहां पे घर बन रहा है, कल कारखाने बन रहा है। तो उसमें किस प्रकार का, सिर्फ मतलब कहने का मतलब कि उसमें ये पढ़ना है कि किस प्रकार से सिर्फ अगर अनाज की खेती ही होगी तो प्यारे बच्चों खेती का तो जगह कम हो रहा है ना। तो उसमें क्या क्या और किया जाए, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन करेंगे तो साग सब्जी से बचेंगे, है ना। प्यारे बच्चों, ऐसे कई प्रकार के उसमें उद्योगों के बारे में पढ़ना है कि मतलब कैसे खाद्य उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, उसको हम बता देंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये चैप्टर 10 इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था सूक्ष्म जीव के बारे में कि सूक्ष्म जीवों से बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं हमारे, तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, इनसे बहुत प्रकार की बीमारियों के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, ठीक है, याद होगा आपको। तो अब प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हम आपको बता ही देते हैं इंट्रो में, कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो, याद रखिएगा कि जो प्यारे बच्चों हमने पीछे पढ़ा है ना, कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, है ना, कवक, प्रोटोजोआ, इनसे तो बहुत सारी हानिकारक बीमारियां हमने पढ़नी। लेकिन ऐसे भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी होते हैं, और उन्हीं लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन पूछे। और ये बेल घंटी को ऑल पे जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये जरूरी है। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे संपर्क करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ध्यान रहे कि सर जी का 2 ही नंबर है, और इसके अलावा कोई नंबर से आपके पास मैसेज आता है तो बिल्कुल वो फ्रॉड है, आप उसे ब्लॉक कीजिए। नहीं तो प्यारे बच्चों, उसको सबक सिखाइए, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। प्यारे बच्चों की मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, कवक, ये सब जितने भी है तो मानव के कल्याण में भी काम करते हैं। कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, बिगेस्ट ऑफर है, जो पीडीएफ आपको 499 में मिल रहा था, ये प्यारे बच्चों अब 399 में मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीडीएफ नोट, सब चीज मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ध्यान रहे, इसी नंबर पे संपर्क करना है, 6299248935, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसी नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा अगर आपको पीडीएफ और नोट चाहिए। और आपको बता चुके हैं कि सर का 2 ही नंबर है, यानी मेरा 2 ही नंबर है, 6299248935 और 9135742024, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी बच्चे यस बोल दीजिए, सभी जितने भी सारे बच्चे हैं लाइव वाले यस बोल दीजिए। और आप लोग डेली सुबह में उठिए और 6 बजे से क्लास ये अच्छे से किया कीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि चैप्टर 9 में मानव स्वास्थ्य एवं रोग में हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव होते हैं, उससे कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां हमने पढ़ा, जैसे एड्स, सिफिलिस, गुनेरिया, ये सब बीटा यानी जीवाणु वाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा, यहाँ पे कवक के द्वारा, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनको प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है। किस में, चैप्टर 9 में, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में लाभदायक होते हैं। यानी प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, वैसे
जीव जिनको प्यारे बच्चों हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और वो प्यारे बच्चों हानिकारक भी होते हैं। तो हानिकारक में हमने बीमारी के बारे में पढ़ा, और ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, दही बनता है तो दही में भी प्यारे बच्चों लैक्टोबैलिसिस रहता है, ठीक है, जीवाणु रहता है। वो भी क्या है? वो सूक्ष्म जीव है, वो भी क्या है? जीवाणु है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि ये सिफिलिस जैसे हो गया, नाइसीरिया गोनेरिया जीवाणु के कारण होता है। तो वो भी जीवाणु है, बैक्टीरिया है, लेकिन उससे घातक बीमारी हो रहा है हमको। लेकिन प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए लैक्टोबैलिसिस, तो इससे क्या हो रहा है? हमारे शरीर में अच्छा कर रहा है। कौन? तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर के लिए क्या? दही का जो जीवाणु है लैक्टोबैलिसिस, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो हम लोग इस चैप्टर में लाभदायक जीवाणुओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़िएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालिए और जल्दी से जल्दी पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चला देखिए, लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव। तो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो अभी जस्ट बताएं कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए प्यारे बच्चों सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे प्यारे बच्चों जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए बाबू सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता आपको लगेगी तो लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना बता दीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा सूक्ष्म जीव क्या है, तो क्या? वैसे जीव जिनको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु हो गया हमारा, है ना, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। अब देखिए, घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, यानी घर पे हम लोग क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं कौन कौन से सूक्ष्म जीव को, है ना। यानी घरेलू उत्पादन सूक्ष्म जीव, यानी घर पे हम लोग कौन कौन से सूक्ष्म जीव, यानी प्यारे बच्चों जिसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें कि सूक्ष्म जीव निम्न, यहाँ पे देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों से निम्न घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे घरेलू उत्पाद हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, हमारा खमीर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब से हम लोग क्या करते हैं? घरेलू उत्पाद करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं एक किस्म से। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़िए प्यारे बच्चों की दही, है ना। ये क्या है? दही। दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? लैक्टोबैलिसिस, याद रखना है। दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? लैक्टोबैलिसिस पाया जाता है। और इसमें से गैसें कौन सी मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मुक्त होती है। चलिए, तो दही के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग बाबू, क्या लिखा हुआ है कि लैक्टोबैलिसिस जीवाणु, जैसे यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड, यहाँ पे बैक्टीरिया, यहाँ पे याद रखना है कि लैक्टोबैलिसिस का प्रयोग दूध से दही बनाने के लिए हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा क्या किया जाता है? लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं का निवेश द्रव के रूप में डाला जाता है, जो दूध को 30 से 40 डिग्री तक धीरे धीरे दही में क्या कर देता है? बदल देता है। क्योंकि यहाँ पे निवेश द्रव में लाखों क्या होता है? लैक्टोबैलिसिस पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया, अब हम आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि जो दूध से दही बनता है, उसमें क्या करते हैं? द्रव के रूप में लैक्टोबैलिसिस जीवाणु को डालते हैं। क्या करते हैं? हल्का गर्म दूध में क्या करते हैं? थोड़ा सा लैक्टोबैलिसिस, जिसको हम लोग जोरान बोलते हैं, है ना, क्या करते हैं? उसमें डाल देते हैं। और वो क्या करता है प्यारे बच्चों कि जब हम लैक्टिक अम्ल जीवाणु, लैक्टिक अम्ल जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैलिसिस। लैक्टिक अम्ल जीवाणु लैक्टोबैलिसिस को हम जब प्यारे बच्चों हल्के गर्म दूध में डालते हैं, तो वो क्या करने लगता है? अपघटित करने लगता है, किण्वन की क्रिया होती है, और 30 से 40 सेंटी यहाँ पे क्या डिग्री पर धीरे धीरे दही में क्या करने लगता है? बदल देता है। वो क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता बदल देता है। जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि निवेश द्रव में यहाँ पे लाखों लैक्टोबैलिसिस जो जीवाणु होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। दही में विटामिन B12 पाया जाता है। ये इंटरमाबू, ये आप लोग नोट कीजिएगा कि दही में विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। और दही, जब दूध से दही बनता है तो किण्वन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों, और इस किण्वन में कौन से जीवाणु होते हैं? तो लैक्टोबैलिसिस होते हैं, और लैक्टिक अम्ल होता है। और प्यारे बच्चों, इसमें से जो गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें इसमें से क्या होती है? बाहर निकलती है। जितनी भी किण्वन की क्रिया होगी उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो दही के बारे में आपको पता चल गया। बस मेन पॉइंट आपको यह नोट करना है कि इसमें जो जीवाणु होता है प्यारे बच्चों, लैक्टोबैलिसिस होता है, लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं, और प्यारे बच्चों दूध को क्या कर देता है? 30 से 40 डिग्री तक धीरे धीरे वो दही में बदल देता है। क्योंकि निवेश द्रव में लाखों क्या होते हैं? लैक्टिक बैलिसिस होते हैं। और दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12।
बेबाओ कौन सा? विटामिन B12 दही में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लैक्टोबैलिसिस में यहाँ देखिए पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लैक्टोबैलिसिस शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लैक्टोबैलिसिस भी क्या है? जीवाणु है, लेकिन वो हमारे शरीर में उत्पन्न हानिकारक जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये तो लाभदायक हुआ ना। तो ये इसलिए पढ़ते हैं कि बाबू सूक्ष्म जीव बहुत होते हैं, जो अब हमने चैप्टर 9 में पढ़ा कि ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में लाभदायक भी होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए, हमने पहला पढ़ लिया जो घरेलू उत्पाद होता है। घर में प्यारे बच्चों दही बनाया जाता है, ये घरेलू उत्पाद हो गया। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जितना भी है फटाफट से क्लियर कीजिए और नोट करते चलिए। चलिए, अगला जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे है कि डोसा और इडली, ये भी क्या होता है? घरेलू उत्पाद किया जाता है, घरेलू सूक्ष्म जीव है ना। यानी इडली और डोसा बनाया जाता है। तो इडली कैसे बनता है, डोसा कैसे बनता है? तो इसमें दाल व चावल के आटे को यहाँ पे याद रखने की बैक्टीरिया द्वारा किण्वित कराया जाता है, यानी किण्वन की क्रिया कराया जाता है। किसमें? तो दाल का हो गया, और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि चावल का आटा हो गया। याद रखना है कि दाल का आटा और चावल के आटों के बैक्टीरिया द्वारा क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? किण्वन कराया जाता है ना। किण्वन लिख दीजिएगा, किण्वन किया जाता है, जिससे क्या होता है? आटे में से CO2 गैस निकलती है। हमने क्या बताया? जितनी भी किण्वन की क्रिया होगी, किण्वन की क्रिया में जो गैसें निकलती है प्यारे बच्चों, CO2 गैसें मुक्त होती है, ये आपको याद रखना है। तो इडली डोसा के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें दाल और चावल के आटे को यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया द्वारा किण्वित कराया जाता है, जिससे आटे में CO2 गैस क्या निकलती है? आटे में से जब किण्वन कराया जाता है, अब घटित होता है आस्ते आस्ते किण्वन की क्रिया के द्वारा, तो प्यारे बच्चों उसमें से जो गैसें मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, इससे आटा ढीला और मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है? इससे आटा ढीला और मुलायम हो जाता है। जैसे जलेबी क्या प्यारे बच्चों क्या होता है? जलेबी क्या होता है? जलेबी का जो आटा होता है देखें ना, वो भी मैदा ही होता है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है? उसमें जीवाणु को डाल दिया जाता है, उसको क्या कराया जाता है? किण्वन की क्रिया कराया जाता है, खमीर बनाया जाता है उसको, है ना, जिससे क्या होता है? जो आटा होता है मुलायम और ढीला हो जाता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इडली डोसा का बात किया जा रहा है ना, क्योंकि किण्वन एक प्रकार का यहाँ पे क्या है? अवायवीय श्वसन है। याद रखना है, किण्वन क्या है? एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, जिसमें शर्करा का अपूर्ण यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। जिसमें क्या होता है? शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 उप उत्पाद के रूप में निकल जाता है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है? शर्करा का इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है वो क्या होती है? उत्पादक के रूप में निकल जाती है। इसके लिए यहाँ पे याद रखिए कि स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे फिकेलिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे बोलेगा कि इडली और डोसे में कौन सा जीवाणु, तो आप क्या लिखिएगा? इडली और डोसे में कौन सा जीवाणु? तो आप लिखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस, याद रखिएगा फेकेलिस। याद रखना है क्या बाबू? याद रखना है फेकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो गैसें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। तो ये इसमें दो पॉइंट है जो आपको याद रख लेना है कि प्यारे बच्चों जब आटा और मतलब किसका आटा? तो दाल और चावल का आटा किण्वन कराया जाता है, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या हो जाता है? CO2 गैसें निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसमें एक प्रकार का वायवीय श्वसन होता है, जिसमें शर्करा अपूर्ण रूप से क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, और जो CO2 होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकृत का मतलब क्या? उसमें घुल जाता है और तोड़ने लगता है, और जितने भी हानिकारक गैसें होती हैं जैसे CO2 गैसें होती है उत्पादक के रूप में निकल जाती है। और प्यारे बच्चों इसमें जीवाणु कौन सा होता है? आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है प्यारे बच्चों? फेकेलिस, है ना, फेकेलिस जीवाणु होता है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इडली डोसा के बारे में जान गए, इडली डोसा के बारे में जान गए। अब देखिए आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए कि ब्रेड या यहाँ आप देखिए पाव रोटी, ये भी प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनता है। ब्रेड और पाव रोटी आप लोग खाते हैं ना, ये भी सूक्ष्म जीव के द्वारा बढ़ता है। ब्रेड निर्मित करने के लिए गेहूं के आटे में यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे लिखिएगा सैक्रोमाइसिस, है ना, याद रखना है कि सैक्रोमाइसिस, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा सेरिविसी नामक कवक डाला जाता है। इसमें क्या डाला जाता है? ब्रेड या पाव रोटी बनाने के लिए कौन से कवक का उपयोग किया जाता है पूछ देगा। तो ब्रेड और रोटी मतलब यहाँ पे याद रखिएगा ब्रेड और पाव रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में यहाँ पे याद रखना है कि सैक्रोमाइसिस यहाँ पे सेरिविसी नामक कवक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। फिर कुछ समय के लिए यहाँ देखिए गुदे हुए आटे को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसका प्रयोग करके गुदे हुए आटे को छोड़ देते हैं, जिसमें यहाँ पे अवायवीय श्वसन होने से क्या लगता है? उसमें अवायवीय श्वसन होने लगता है, उससे खमीर उत्पन्न हो जाता है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखने की ईस्ट यानी जो कवक होता है आटे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ईस्ट का इस्तेमाल प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछेगा ब्रेड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकर ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट क्या है? तो प्यारे बच्चों वो कवक है जो क्या करता है, उसको प्यारे बच्चों अवायवीय
श्वसन होकर उसको अपघटित करने लगता है। ठीक है, आटे में इस्तेमाल करते हैं माल्टोज, या यहाँ पे देखिए जाइमेज क्या करता है, एंजाइम उत्पन्न करने लगता है ना, यानी क्या करता है कि उसमें से जाइमेज और यहाँ पे क्या रखिएगा, माल्टेज और जाइमेज एंजाइम जो होगा उत्पन्न करेगा, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा कि एमाइलेज एंजाइम, यहाँ पे याद रखना है कि शर्करा को यहाँ पे देखिए माल्टेज को ग्लूकोज में क्या कर देता है, बदल देता है, और इस आटे से ब्रेड स्पंज, यहाँ पे क्या होती है, ब्रेड यहाँ पे देखिए स्पंजी हो जाती है, यानी फूला फूला हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है तो हमारा ब्रेड और प्यारे बच्चों पावरोटी तैयार होता है। तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, इतना आप थोड़ी याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि इसमें जो कवक का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा कवक है, हम आपको बताते हैं। वो कवक क्या है, तो सैक्रोमिसिस, है ना, याद रखना है कि सेरीविसी, है ना, ये कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, पहला पॉइंट। अब प्यारे बच्चों दूसरा यहाँ पे याद रखना है किसमें कौन सा, यहाँ पे खमीर उत्पन्न होता है, और जो ईस्ट होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसमें इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग 100% ध्यान में रखिएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से यहाँ पे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है बारो, ये एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस इसमें दिखना है कि सूक्ष्म जीव कैसे उत्पन्न होंगे, घरेलू सूक्ष्म जीव में अगर हम अगला बात करें तो प्यारे बच्चों पनीर का भी नाम होता है। पनीर भी घर पे ही तैयार किया जाता है, जिसमें दूध को क्या किया जाता है, अपघटित कराया जाता है। ठीक है, और इसको पनीर बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों पनीर का निर्माण कैसे होता है, देख लीजिए कि सूक्ष्म जीव की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है। बाबू इसमें याद रखने की सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है। पनीर की आप देखिए सैकड़ों किस्म पाई जाती है, पनीर का बहुत सारा कठोर मुलायम बहुत सारा ऐसा किस्म है जो पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पनीर बनते हैं, है ना, बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग किया जाता है ना, यानी विभिन्न प्रकार का आपको पनीर बनाना है, हर प्रकार का अलग अलग पनीर है, जैसे कठोर पनीर होता है, मुलायम होता है, अनेक प्रकार के पनीर को बनाया जाता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है, सभी प्रकार के पनीर का स्वाद व खुशबू अलग अलग होता है। ये भी आपको याद रखना है कि सभी प्रकार के जो पनीर होते हैं उनका स्वाद और खुशबू जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, अलग अलग होगा। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है ना। पनीर में सैकड़ों किस्म पाई जाती है, बहुत सारा, इसीलिए इस जीवाणु का नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कौन सी गैस निकलेगी, तो CO2 गैस निकलेगी, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, अगला आएगा अब आपका, अगला आएगा प्यारे बच्चों ताड़ी, है ना। ये भी प्यारे बच्चों क्या होता है, ये भी सूक्ष्म जीव इसमें भी पाए जाते हैं। ताड़ी में क्या होता है प्यारे बच्चों, पेड़ों के तने काट दी, मतलब तने को काटने पे उसमें से प्यारे बच्चों कुछ तरल पदार्थ निकलता है। ताड़ी के बारे में कौन नहीं जानता है, तो चलिए ताड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह एक दक्षिण भारत, यहाँ पे याद रखना है सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि यह एक दक्षिण भारतीय प्राचीन व पारंपरिक पेय पदार्थ है, यानी वहां का एक पारंपरिक पेय पदार्थ है, वहां के सभी लोग, औरतें, महिलाएं, बच्चे, बुढ़े सब पीते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके लिए ताड़ के वृक्ष के तने में चीरा लगाकर उससे यहाँ देखिए एक तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है, यानी ताड़ के पेड़ में क्या चीरा लगा के उससे एक तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस तरल पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वित कराया जाता है, जिससे ताड़ी प्राप्त होता है। प्यारा बच्चों आप लोग देखे होंगे कि ताड़ी अगर एक दो दिन का हो जाता है तो बहुत ज्यादा महकता है ना, आप लोग देखते होंगे, उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसमें अपघटित होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से समझिएगा कि ये दक्षिण भारत की प्राचीन यहाँ पे क्या है, पारंपरिक पेय पदार्थ है। इसके लिए ताड़ के वृक्ष के तने में चीरा लगा दिया जाता है और उससे तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इस तरल में प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव की सहायता से किण्वन कराया जाता है, जिससे ताड़ी प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ताड़ी प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। टोड्डी यहाँ पे याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, कि ये सब घरेलू उत्पादन में हमने सूक्ष्म जीव प्यारे बच्चों पढ़ लिया कि घरेलू उत्पादन में दही हो गया, पनीर हो गया, हमारा इडली डोसा हो गया, और ये सब प्यारे बच्चों ताड़ी हो गया, ये हमारे घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव प्राप्त किया जाता है। अब औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीव कैसे प्राप्त करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहाँ आप देखिए मानव के प्रयोग में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आज मानव के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया है ना, बनाया जाता है। ठीक है, यानी आज मानव के उपयोग में लाने वाले बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको औद्योगिक रूप में बनाया जा रहा है, कि ये मानव के उपयोग में आएंगे और हमारे शरीर के लिए भी ये क्या होते हैं,
सेहतमंद होते हैं। यानी प्यारे बच्चों घरेलू तो हमने पढ़ लिया कि घर पे ऐसे ऐसे हम लोग सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों औद्योगिक रूप से भी इसको बनाया जाता है जो मानव उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए बड़े बर्तन की जरूरत पड़ती है। दही वही के लिए प्यारे बच्चों घरेलू वाला में कम में भी हो जाएगा, लेकिन औद्योगिक स्तर पे बड़े बड़े बर्तनों की क्या होगी, जरूरत होगी, जिससे यहाँ पे याद रखिएगा कि परमेटर या प्यारे बच्चों किविक कहते हैं, है ना। इससे यहाँ पे देखिए आज किण्वन पेरा और यहाँ पे देखिए प्रतिजैविक पदार्थ बनाए जाते हैं। मतलब इससे क्या बनाए जाते हैं, किण्वित पेरा पेयजल, है ना, यहाँ पे याद रखना है किण्वित पेयजल, है ना, या प्रतिजैविक पदार्थ बनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए किण्वित पेय क्या होता है, किण्वित पेय, है ना, यानी प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए गए पेय पदार्थ, है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है कि किण्वित पेय, है ना, अगर आपसे बोला जाएगा किण्वित पेय क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ को किण्वित पेय कहते हैं। किण्वन प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ को किण्वित पेय कहते हैं। अब बोलेंगे किण्वित पेय क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों अलग अलग प्रकार से प्यारे बच्चों सड़ा गला के गेहूं से अलग बनता है। जैसे बियर का ही हम लोग बात कर लेते हैं ना बाबू, एल्कोहल का ही बात कर लेते हैं, कोई फल से बनता है, गेहूं गेहूं से बनता है, कोई जौ से बनता है, कोई सड़े हुए फल से बनता है ना। तो ये सब क्या, उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जाता है औद्योगिक रूप से, और सभी दुकानों में बेचा जाता है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि किण्वित पेय किसे कहते हैं, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा, किण्वन की क्रिया उसमें जरूर होगी, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ को किण्वित पेय कहते हैं। यह आपको याद रखना है ना। इसके लिए ईस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए ईस्ट को यहाँ देखें नर्विस ईस्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निवर्स ईस्ट, यहाँ पे याद रखें निवर्स ईस्ट भी इसको कहते हैं। तो किण्वन पे किसे कहेंगे, तो किण्वित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ को किण्वित पेय कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्यारे बच्चों को याद रखिएगा कच्ची सामग्री यानी क्या से क्या बनेगा, यानी जैसे जौ का रस हो गया, जौ के रस से बियर, इसको अब घटित कराएंगे। प्यारे बच्चों जौ के रस से क्या बनेगा, जौ के रस से बनता है, याद रखना है बियर, है ना, जौ के रस से बियर बनेगा। फलों के रस से क्या बनता है, ब्रांडी, है ना, याद रखना है कि अनाज के रस से क्या बनता है, विस्की, है ना, याद रखिए सेब के रस से क्या बनता है, वोडका। ये सब क्या है, दारू है। तो प्यारे बच्चों ये क्या किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किण्वित पेय क्या है, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त यहाँ पे होने वाले पेय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वित पेय कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए कि जौ के रस से बियर बनाया जाता है, फलों के रस से ब्रांडी बनाया जाता है, अनाज के रस से क्या विस्की बनाया जाता है, और सेब के रस से क्या बनाया जाता है, वोडका बनाया जाता है। और ये सब क्या है, किण्वित पेय है, इसको पिया जाता है ना, सब लोग पीते हैं, तो ये क्या है, किण्वित पेय है। चलिए अगला आ जाए कि यहाँ पे प्रतिजैविक पदार्थ। हमने क्या पढ़ा कि अगर औद्योगिक स्तर की बात करें तो इसमें पहला आता है किण्वित पेय और दूसरा आता है प्रतिजैविक पदार्थ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने किण्वित पेय पढ़ लिया कि किण्वित पेय क्या है। अब हमको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, प्रतिजैविक पदार्थ, जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, चलिए सुनते हैं प्रतिजैविक पदार्थ, और इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहले बात किया जाए कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या है। तो प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ क्या होता है, विरोध। प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ होता है विरोध, और जैविक का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है। अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने वाला रसायन होता है। प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें का, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक दो आता है, कभी सब्जेक्टिव आ गया, लेकिन प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। अगर आपसे बोला जाए प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, तो प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ क्या होता है, विरोध, और जैविक अर्थ मतलब होता है जीवन। यानी अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, उसको नष्ट करता है। रोग, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी जीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सबको क्या करता है, प्रतिजैविक, उसको नष्ट करता है। क्योंकि प्रति के मतलब क्या, विरोध, जैविक का मतलब क्या, जीवन देने वाला। यानी कहने का मतलब क्या, जो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु होंगे, उनको विषाणु होंगे, उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम यार बच्चों प्रयोग किसने किया था, वाक्समैन। ये सब याद रखिएगा, वाक्समैन ने 1942 में किया था। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि यहाँ पे कौन सा है, तो पेनिसिलिन है। प्रथम प्रतिजैविक औषधि
कौन सा है? पेनिसिलिन। सारा का हाईलाइटेड कर रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा। पहला प्रतिजैविक औषधि कौन सा है? पेनिसिलिन है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है? याद रखिएगा, इसके खोजकर्ता कौन है? तो प्यारे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब? 1928 ईस्वी में किया था। तो ये सब सारा का सारा A to Z पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए पेनिसिलिन का निर्माण। अब देखिए पेनिसिलिन का निर्माण यहाँ पे याद रखना है कि पेनिसिलिनियम, यहाँ पे क्राइसोजियम, और यहाँ पे याद रखना है कि पेनिसिलिनियम नोटेरम कवक से होता है। अगर आपसे पूछ देगा पेनिसिलिनियम का निर्माण किससे होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि पेनिसिलिनियम का निर्माण प्यारे बच्चों पेनिसिलिनियम क्राइसोजिनम और प्यारे बच्चों किससे होता है? पेनिसिलिनियम नोटेरम से इसका होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी प्यारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितना फिर से एक बार इसको बताएंगे क्योंकि इसमें इस चैप्टर का यही है पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला आ जाइए टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि इस प्रतिजैविक का यहाँ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 के दौरान व्यापक रूप से हुआ था। इसका मतलब पूछा जा रहा है यानी कि इस प्रतिजैविक का द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1944 के दौरान, तो व्यापक के रूप में इसका प्रयोग हुआ था। यहाँ पे याद देखिए कि हार्वर्ड यहाँ देखिए फ्लोरा ने पेनिसिलिनियम की एक यहाँ देखिए प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में पुष्टि किया था। फ्लोवर चैन एवं यहाँ देखिए फ्लेमिंग को याद रखना है कि फ्लोरो चैन एवं फ्लेमिंग को इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1945 में क्या मिला था प्यारे बच्चों? नोबेल पुरस्कार। याद रखना है प्रतिजैविक पदार्थ खोजने के लिए किस किस को मिला था? तो फ्लोरे चैन, याद रखना है कि फ्लोरे चैन एवं यहाँ देखिए फ्लेमिंग को, ये आप लोग याद रखिएगा कि फ्लोरो चैन और फ्लेमिंग को प्रतिजैविक पदार्थ खोजने के लिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। काली खांसी, प्लेग, कुष्ठ रोग तथा डिप्थीरिया आदि रोग प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। यानी इन सब हो जाए, मान लीजिए काली खांसी हो गया, प्लेग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन सब रोगों के ठीक करने के लिए प्यारे बच्चों प्रतिजैविक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रति का मतलब क्या? विरोध करने वाला, जैविक का मतलब जीवन, यानी जो हमारे शरीर में खतरनाक खराब जितने भी जीवाणु है उनको क्या करता है? विषाणु है, सूक्ष्म जीव है, उनको ये नष्ट करता है। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से एक बार इसको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार हम आपका रिवीजन कराते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा कि प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ क्या? विरोध, तथा जैविक का अर्थ क्या होता है? जीवन। यानी यह हर अर्थ क्या करता है? अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, रोग जो उत्पन्न करते हैं, हानिकारक जो प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये मारता है। याद रखिएगा कि प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाक्समैन ने 1942 में किया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आ जाइए कि प्रथम यहाँ देखिए प्रतिजैविक औषधि कौन सा है? तो पेनिसिलिन, है ना, याद रखना है पेनिसिलिन, याद रखना है कि प्रथम प्रतिजैविक कौन है? पेनिसिलिन है। इसका खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, 1928 ईस्वी में किया था। लेकिन प्यारे बच्चों सर्वप्रथम प्रयोग वाक्समैन ने किया था। प्रयोग पूछेगा तो वाक्समैन ने 1942 में किया था, लेकिन प्यारे बच्चों पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। अब देखिए पेनिसिलिन का निर्माण, पेनिसिलिनियम यहाँ पे याद रखना है कि क्राइसोजीनम, और यहाँ पे याद रखना है कि पेनिसिलिनियम नोटेरम कवक से यह प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। इस प्रतिजैविक के द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो 1939 से 1944 के दौरान व्यापक रूप में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कि हार्वर्ड फ्लोर ने पेनिसिलिन का एक यहाँ पे प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में ये पुष्टि किया था। और लिखना है कि यहाँ पे फ्लोरोचेन एवं यहाँ देखिए फ्लेमिंग को इस महत्वपूर्ण खोज के लिए प्यारे बच्चों 1945 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और प्रतिजैविक पदार्थ का प्रयोग किसको ठीक करने में किया जाता है? तो याद रखना है काली खांसी हो, चाहे प्लेग हो, कुष्ठ रोग हो, चाहे डिप्थीरिया हो, ये सब अगर होता है तो प्रतिजैविक पदार्थ का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कितना हो इतना क्लियर हो गया कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है। हमने क्या पढ़ा? औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उत्पादन। तो औद्योगिक स्तर पर हमने सूक्ष्म जीवों का उत्पादन क्या पढ़ा? पहला पढ़ा कि यहाँ पे याद रखेंगे किण्वित पे, और किण्वित पे में हमने क्या पढ़ा कि प्यारे बच्चों गेहूं के आटे से, जैसे जौ के आटे से बियर बनता है, फलों का रस से ब्रांडी बनता है, अनाज के रस से विस्की बनता है, सेब के रस से वोडका बनता है। उसी प्रकार हमने प्रतिजैविक पढ़ लिया और प्रतिजैविक के बारे में इतना हमने पढ़ा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी।
चलिए आगे बढ़िए। अगला यहाँ पे क्या है कि रासायनिक एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा कि रासायनिक एंजाइम हो तथा अन्य, यहाँ पे याद रखना है कि जैव सक्रिय अणु हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे देखिए विशेष प्रकार के रसायन हो, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि के यहाँ पे देखिए व्यावसायिक उद्योग उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़ा पैमाने पर उपयोग किया जाता है। नहीं समझे, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ विशेष प्रकार के रसायन, जैसे प्यारा बच्चों याद रखिएगा कि कार्बनिक अम्ल हो गया, एल्कोहल जैसे दारू हो गया, एंजाइम हो गया, इसका प्यारे बच्चों व्यवसायिक रूप में औद्योगिक स्तर पर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, यानी इनका सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। व्यवसायिक रूप से प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्बनिक अम्ल बनाना है, एल्कोहल हो, एंजाइम हो, इन बनाने के लिए व्यवसायिक रूप से क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रसायन यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले कि रसायन कौन कौन से क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा। पहले दिया गया है कि अम्लीय उत्पादकों के लिए कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं कि सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है किससे, तो एस्पोरोजिलस नाइगर से। ये क्या है, कवक है। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा एस्पोरोजिलस नाइगर क्या है, कवक के द्वारा ये प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगला क्या है कि व्यूट्रिक अम्ल है ना, व्यूट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है किससे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एसी बैक्टर, यहाँ पे देखिए इसिटाई जीवाणु के द्वारा। ये प्यारे बच्चों याद रखना है, ये औद्योगिक स्तर पर, मतलब कहने का मतलब कि मार्केट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आ जाइए कि लैक्टिक अम्ल की प्रति, यहाँ पे देख लीजिए कि लैक्टोबायलिसिस से प्राप्त होता है। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति किससे होती है, तो लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति जो होगी प्यारे बच्चों लैक्टोबायलिसिस से होती है। लैक्टोबायलिसिस से लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है, लैक्टोबायलिसिस से लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए एथेनॉल, यहाँ पे देखिए एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट, यहाँ पे याद रखिएगा वो ईस्ट का नाम क्या है, तो सेक्रोमाइसी, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा सेरिवेसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा गया कि रासायनिक एंजाइम तथा यहाँ पे देखिए जैव सक्रिय अणु क्या है, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव प्रकार के अणु। तो देखिए कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल हो गया, एल्कोहल हो गया, एंजाइम, इसको बनाने के लिए व्यावसायिक रूप से प्यारे बच्चों किसका, सूक्ष्म जीव का बड़े पैमाने पे उपयोग किया जा रहा है। चलिए रसायन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो अम्लीय उत्पादकों का उदाहरण हम देते हैं कि सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है किससे, तो इस पर यहाँ पे याद रखना है कि इस पर जीलस, यहाँ पे देखिए नाइगर, ये कवक है, इसके द्वारा होता है। यहाँ पे व्यूट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि एसी बैक्टर, यहाँ पे देखिए एसिटाई जीवाणु द्वारा होता है। लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है लैक्टोबायलिसिस से। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट, और ईस्ट का नाम क्या है, तो सैक्रो, यहाँ पे देखिए माइसिस, यहाँ पे सेरिवेसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ये फटाफट से आप लोग नोट कीजिए कि आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। अब देखिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव है ना, वाहित मल क्या होता है, जो हमारे घरों से, कल कारखानों से जितने भी हानिकारक मल निकलता है, जैसे प्यारे बच्चों ये हमारे नाला नाली जितना भी है, जितने हमारे घर से कचड़ा उचड़ा निकलता है ना, उसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकलने वाले मनुष्य का मल व नालियों में बहता गंदा पानी है ना, क्या कहलाता है, वाहित मल जल कहलाता है। इस वाहित मल जल को सीधे नदी या झरनों में डालना हानिकारक होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इनकी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो जल को क्या कर देती है, दूषित कर देती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाहित मल जल, यहाँ पे जो वाहित मल जल होता है उसके उपचार में सूक्ष्म जीव है ना, यानी उसको उपचार करने के लिए, उसको प्यारे बच्चों उपचार करने के लिए उसमें कुछ कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग करेंगे। यानी अगर सबसे पहले पूछा जाए कि वाहित मल जल क्या है, तो प्यारे बच्चों बड़े बड़े शहर हो गए, कस्बे हो गए, घर से निकलने वाले जितने मनुष्य के यहाँ पे याद रखिएगा मल है ना, नालियों में बहता हुआ गंदा पानी यहाँ पे वाहित मल कहलाता है। ठीक है, यानी जो सब नाली में बह रहा है मनुष्य के द्वारा, जितना भी मल जल है वो क्या कहलाएगा, वाहित मल जल कहलाएगा। इस वाहित मल को सीधे किसी नदी या झरने में डालना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो क्या कर देती है, पूरे जल को दूषित कर देती है। चलिए यहाँ देखिए इसमें रोगजनक जीवाणु होते हैं। रोगजनक जीवाणु का मतलब क्या, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें क्या होंगे, रोगजनक
जीवाणु होंगे, अच्छा वाला तो होंगे नहीं, ये जो रोग उत्पन्न कर देंगे। इसमें हानिकारक यहाँ देखिए भारी धातु अकार्बनिक यौगिक होती है। सबसे हानिकारक धातु क्या होगी? भारी धातु अकार्बनिक यौगिक। वाहित मल यहाँ पे याद रखने की जलाशयों को प्रदूषित कर देता है। जो वाहित मल होता है क्या करता है? जलाशयों को प्रदूषित कर देता है, यानी जो जल होता है उसको प्रदूषित कर देता है। इसीलिए शहरों में वाहित मल जल की उपचारिता करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल यहाँ देखिए संयंत्र लगाए गए हैं जो पानी को प्रदूषित मुक्त करने का काम करते हैं। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे आपको वाहित मल जल उपचार के बारे में समझ में आ गया। अब ये दो प्रकार का होता है वाहित मल जल का उपचार, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि जो वाहित मल जल है उसका तो दो प्रकार से उसका उपचार किया जाता है। यानी अगर आपसे बोला जाएगा कि वाहित मल जल के उपचारों को लिखे तो प्यारे बच्चों इसके दो चरण होते हैं। वाहित मल जल के उपचार के दो चरण होते हैं। पहला आपको लिखना है कि प्राथमिक चरण। प्राथमिक चरण में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वाहित मल जल को भौतिक रूप से उपचारित कराया जाता है, भौतिक रूप से उपचारित कराया जाता है। इसे यहाँ देखिए निस्पंदन व यहाँ देखिए यहाँ पे अवसादन विधि का उपयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि वाहित मल जल का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? अवसादन विधि के द्वारा किया जाता है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव ये कई बार पूछा गया कि वाहित मल जल का उपचार किसके द्वारा होता है? प्यार बाबू बताना है अवसादन विधि के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। बड़े बड़े यहाँ देखिए बड़े छोटे ठोस कण अलग किए जाते हैं, इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। यानी जो वाहित मल जल होता है उसमें ठोस कण भी होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि खाली उसमें द्रव ही होगा, ठोस कण भी होता है। जिसको कैसे निकाला जाता है हम आपको बताते हैं। आरंभ में तैरते हुए जितने भी कूड़े करकट होते हैं, यानी जो वाहित मल जल होता है उसमें तैरते हुए कूड़े करकट होते हैं, उसको क्या किया जाता है? अनुक्रमित यहाँ पे याद रखनी है कि नियंत्रण द्वारा हटा दिया जाता है। यानी उसको छान के चाहे बीन के चाहे कुछ भी करके उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे याद रखने ग्राफ्टिंग, अर्थात छोटे छोटे पत्थर व मिट्टी कण को क्या किया जाता है? अवसादन द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? निकासित किया जाता है। यानी उसमें जितने भी छोटे छोटे मिट्टी कण होते हैं उसको किसके द्वारा? अवसादन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवसादन के द्वारा क्या किया जाता है? निष्कासित किया जाता है, उससे निकाल दिया जाता है, ठीक है। सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं वो प्यारे बच्चों याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनाते हैं? प्राइमरी यहाँ पे देखिए स्लेज बनाते हैं। और तैरते हुए जो प्राथमिक बाह्य स्रोत यहाँ पे याद रखना है कि क्या है? सभी ठोस जो जमीन में बैठ जाते हैं वो प्राइमरी यहाँ पे देखिए स्लेज बनाते हैं। तैरता यहाँ पे देखिए प्राथमिक बहिस यहाँ पे देखिए स्राव कहलाता है। यानी जो पदार्थ यहाँ पे देखिए अगर आपसे बोला जाएगा कि सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं वो प्राइमरी बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी हो जाते हैं। और जो तैरता हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? जो तैरता हुआ रहता है उसे बाह्य स्रोत कहते हैं, है ना। जो बाबू यहाँ पे याद रखिएगा कि जो होगा जो नीचे बैठ जाएगा, ठोस वाला जो होता है नीचे बैठ जाता है। और जो प्यारे बच्चों और रहता है वो क्या रहता है? तैरता रहता है, उसे क्या कहते हैं? बहिस्राव कहलाते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है कि अब को प्राथमिक यहाँ पे याद रखना है कि अब प्राथमिक यहाँ आप देखिए स्लेटिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। यानी अब ये प्राथमिक इतना क्रिया हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है कि स्लेटिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए इसको भेज दिया जाता है। यानी प्रथम में क्या किया जाता है? आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम में इसको क्या किया जाता है कि जितने भी मल जल होते हैं वाहित, तो उसमें प्यारे बच्चों जो भी कूड़ा करकट होता है ऊपर ऊपर तैरने वाले होते हैं उनको क्या किया जाता है? प्यारे बच्चों हटा दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है। उसके बाद से प्यारे बच्चों जितने भी कूड़े करकट होते हैं, ठोस अवस्था में होता है, मिट्टी उट्टी होता है, उसको अवसादन द्वारा यहाँ पर लिखिएगा अवसादन द्वारा क्या किया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद से प्यारे बच्चों याद रखिए कि सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं प्राइमरी यहाँ पे याद रखना है कि स्लज बनते हैं। और तैरता हुआ जो प्राथमिक बाह्य स्राव होता है, मतलब जो तैरता हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बाह्य स्राव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद इसको द्वितीय में मतलब भेज दिया जाता है द्वितीय प्रतिक्रिया द्वारा। अब देखिए द्वितीय उपचार में इसको क्या क्या किया जाता है अब हम आपको बताते हैं। बाबू क्या? वाहित मल जल को, जो हमारे नालियों घर से जितना भी हानिकारक वाहित मल जल निकलता है इसका ये शुद्धिकरण बता रहा है। द्वितीय उपचार में यहाँ पे याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय उपचार में क्या? सूक्ष्म जीव। प्राथमिक क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, उसमें जितने भी कूड़े करकट होते हैं उसको अलग कर देना, है ना। जो भी ठोस वाला होता है उसको हटा देना, है ना, सबको अलग कर दिया जाता है ना। और उसके बाद से द्वितीय उपचार में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकृत तालाब, एक यहाँ देखिए उथला जलाशय होता है ना, ऑक्सीकृत तालाब होता है। ये एक उथला यहाँ पे क्या होता है? जलाशय होता है, जिसमें वाहित मल क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है, उसी में उसको छांटे हुए को लेके आया जाता है। इससे कार्बनिक पदार्थ
अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा अधिक होने के कारण यहाँ पे शैवाल और जीवाणु की अच्छी वृद्धि होने लगती है। जब उसको क्या करते हैं, वाहित मल जल को जब साफ करके लाते हैं तो इसको तालाब में डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण उसमें शैवाल और जीवाणु क्या होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है कि अच्छी वृद्धि होने लगती है, शैवाल और जीवाणु उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। गंदा पानी में देखें ना, शैवाल और जीवाणु कितना जल्दी मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। जीवाणु अपघटन करते हैं, याद रखना है कि जीवाणु क्या होते हैं, अपघटन करते हैं, और शैवाल उनसे उत्पन्न कार्बन, यहाँ पे याद रखिए कि डाइऑक्साइड का प्रकाश का संश्लेषण का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त यहाँ पे ऑक्सीजन जल को दूषित होने से बचाता है ना। यानी याद रखिएगा कि जीवाणु क्या करता है, वो अपघटन करने लगता है, ठीक है, यानी प्यारे बच्चों उसको तोड़ने लगता है। और शैवाल उनमें क्या उत्पन्न, यहाँ पे याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के रूप में उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त यहाँ पे ऑक्सीजन जल को दूषित होने से बचाती है। इस प्रकार यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीकृत तालाब शैवाल और जीवाणुओं के बीच यहाँ पे सजीवता का एक उदाहरण भी है। ऑक्सीकृत तालाब में यह होने वाली प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे संक्रामक जीवाणु क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नष्ट होते हैं। यानी ऑक्सीकृत जब होता है ना, जब प्रकाश और का संकरण मतलब क्या होता है, संश्लेषण होता है, तो बीयूडी जो होता है ना प्यारे बच्चों जल में, वो कम होने लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखने के ऑक्सीकृत तालाब में होने वाले प्रक्रियाओं द्वारा संक्रमण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के पश्चात केवल यहाँ पे नुकसान देने वाले यहाँ पे पदार्थ ही रह जाते हैं। द्वितीय उपचार के पश्चात संयंत्र से यहाँ देखिए बाह्य स्राव यहाँ पे सामान्यतः जल के, यहाँ देखिए जल को प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियों झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है। यानी उतना सब साफ करने के बाद क्या किया जाता है, नदियों झरनों और प्यारे बच्चों क्या मान लीजिए कि तालाबों वलाबों में इसको छोड़ दिया जाता है। बाबू ये थोड़ा सा चैप्टर ही ऐसा है कि इसको पढ़ पढ़ के बताना पड़ेगा, इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, समझाने वाला इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें प्यारे बच्चों अगर आपसे बोलेगा प्यारा बच्चों की यहाँ देखिए द्वितीय वाहिक मलजल में क्या उपचार, मतलब उपचार मतलब दूसरा चरण, यानी वाहित मलजल क्या है, यानी जो वाहित मलजल है हमारे घरों में से निकलता है, जो नालियों में बहता हुआ जाता है ना, जो प्यारे बच्चों टट्टी पैखाना हो गया, तो उसी को प्यारे बच्चों शुद्ध करने के लिए, तो जब नालियों में जाता है तो प्यारे बच्चों ऐसा थोड़ी है, उसमें प्यारे बच्चों कूड़े करकट भी होते हैं जिसको प्यारे बच्चों हटा दिया जाता है, और जो भी होते हैं ठोस पदार्थ उसको भी अलग कर दिया जाता है, और वाहित मलजल को भी द्रव को अलग कर दिया जाता है। फिर प्यारे बच्चों उसको द्वितीय चरण में ले जाया जाता है, जिसमें प्यारे बच्चों को तालाब में उसको डाल दिया जाता है। तो उसमें प्यारे बच्चों क्या होता है कि जीवाणु और प्यारे बच्चों, उसमें कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब उसको डाला जाता है ना प्यारे बच्चों, तो आरंभ में यहाँ पे याद रखिएगा कि जब उसको डाला जाता है तो शैवाल उत्पन्न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करता है, और प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाले जल को ये क्या कर देता है, दूषित होने से बचाता है। और इस प्रकार ऑक्सीकृत तालाब शैवाल और जीवाणुओं के बीच यहाँ देखिए सजीवता का एक क्या है उदाहरण है। ऑक्सीकृत तालाब होने में मतलब ऑक्सीकृत तालाब में होने वाले यहाँ पे क्रियाओं को, यहाँ पे क्रियाओं द्वारा यहाँ पे क्या संक्रमण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जितने भी संक्रामक जीवाणु होते हैं खराब वो नष्ट होते हैं। जब ऑक्सीकृत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है, शैवाल भी है और प्यारे बच्चों बैक्टीरिया भी है, जीवाणु भी है ना, तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, नष्ट होता है। और अकार्बनिक मतलब कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के पश्चात केवल नुकसान देने वाले पदार्थ ही रह जाते हैं। द्वितीय उपचार के पश्चात नियंत्रित से क्या प्यारे बच्चों बाह्य स्रोत सामान्यतः प्यारे बच्चों जल की प्रकृति स्रोत जैसे नदियों झरनों आदि में इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, अब यहाँ पे पढ़िए कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या है। तो यहाँ पे पढ़िएगा कि बायोगैस का वह समूह होता है, यानी बायोगैस गैसों का वह समूह होता है जिसमें मीथेन यानी CH4 का 50 से 70% यहाँ पे क्या होता है 70% एवं अन्य गैस जो होती है CO2 होती है, H2 होता है, H2S होता है, जो सम्मिलित होता है। यानी बायोगैस में मीथेन का कितना परसेंटेज रहता है, तो प्यारे बच्चों मीथेन का 50 से 60% रहता है। और जो होती है प्यारे बच्चों हमारी होती है CO2 गैस, H2 गैस, SO2 गैस सम्मिलित होती है। जैव भागों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। यानी जो प्राप्त ऊर्जा का स्रोत होगा उस गैस के रूप में हम लोग क्या कहेंगे, जैव गैस कहेंगे, है ना। पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण होता है। गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या बायोगैस भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। बायोगैस में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, मेथेन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बायोगैस से उत्पादन में सूक्ष्म जीव यानी बायोगैस जो उत्पन्न होता है उसमें भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। यानी बायोगैस वह, यहाँ पे देखिए बायोगैस गैसों का वह समूह है जिसमें मीथेन की 50 से 60% मतलब 50 से 70% होता है। बाकी जो होती है गैसें होती है CO2 होता है, H2 होता है, H2S होता है, ये सब गैसें उसमें सम्मिलित होती है। जैव भागों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस हमारा कहलाता
जाता है। ठीक है, पशुओं का जो गोबर होता है जैव गैस का निर्माण करता है। यहाँ पे याद रखना है कि गोबर से प्राप्त जो जैव गैस गोबर गैस या बायोगैस कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बायोगैस के फायदे क्या क्या है बाबू, ये चैप्टर ही ऐसा है, प्लीज आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, समझाने वाला उतना कुछ है नहीं। बायोगैस के फायदे, इससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बायोगैस को आसानी से प्राप्त किया जाता है क्योंकि प्यारे बच्चों ये जानवरों के गोबर ओबर से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग भोजन बनाने, रोशनी एवं अन्य ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। बायोगैस का प्रयोग भोजन यानी प्यारे बच्चों इसमें से मीथेन निकलता है जो ज्वलनशील होता है, रोशनी व अन्य ऊर्जा के स्रोत में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त उप उत्पादक को यहाँ पे उर्वरक के रूप में लिया जाता है। प्यारे बच्चों इससे जो उप उत्पादक होता है जो बच जाता है उसको खाद के रूप में लिया जाता है। इसके द्वारा गोबर से होने वाली प्रदूषण यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, प्रदूषण से जो गोबर से प्रदूषण फैलता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों आ जाइए अगला कि जैव उर्वरक क्या है ना। जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें कि जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है ना, जो मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि लाता है। यानी जैव उर्वरक यानी जमीन यानी जैव को उर्वरा देता है। जो प्यारे बच्चों क्या करता है, याद रखिएगा कि जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा को क्या करता है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि लाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों राइजोबियम जीवाणु है ना, ये क्या है, राइजोबियम जीवाणु क्या है, एक जैव उर्वरक है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया ये भी क्या है, जैव उर्वरक है, या कुछ और भी कवक है जो जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको लिख देना है कि जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा को उर्वरक क्षमता में वृद्धि लाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसे जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों राइजोबियम जीवाणु, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया या कुछ कवक, ये क्या होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे राइजोबियम जीवाणु क्या होता है। राइजोबियम जीवाणु हम लोग पढ़ते हैं तो यह जीवाणु एक सहजीवी है। राइजोबियम जीवाणु क्या है, तो एक जैव उर्वरक है और ये एक प्रकार का सहजीवी है जो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे को जड़ों में उपस्थित होता है। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के जड़ में उपस्थित होता है। वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कर यहाँ पे क्या करता है, कार्बनिक अणुओं में बदल देता है। क्या करता है प्यारे बच्चों कि नाइट्रोजन यानी याद रखिएगा कि पौधे के जड़ में तो ये उपस्थित होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करके क्या करता है, कार्बनिक अणुओं के रूप में बदल देता है, जिसे पोषण के रूप में पादप उपयोग में लाया जाता है। जिसको पोषण के रूप में क्या, उसके जड़ से पादप के उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए माइक्रो, यहाँ पे याद रखने की राइजा, माइक्रो राइजा क्या है, ये भी जैव उर्वरक है। या यहाँ पे देखिए सहजीवी कवक है जो ढालन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है ना। यहाँ पे याद रखना है पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म पौधे के जड़ की सहजीवी के रूप में ये उपस्थित होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें, फिर से समझाना चाहें कि जैव उर्वरक क्या होता है, तो अब समझिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैव उर्वरक क्या होता है तो यहाँ पे समझिए, तो याद रखिएगा कि उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा को उर्वरक क्षमता में वृद्धि लाता है, जिसे हम लोग जैव उर्वरक कहते हैं। और जैव उर्वरक क्या है, यहाँ पे याद रखना है कि राइजोबियम जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। राइजोबियम जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम जो जीवाणु होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, सहजीवी होता है जो प्यारे बच्चों किस कुल के पौधे के जड़ों में रहता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के जड़ों में उपस्थित रहता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के जड़ों में क्या रहता है प्यारे बच्चों, उपस्थित रहता है। वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु में बदल देता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके कार्बनिक अणु में बदल देता है। और प्यारे बच्चों जिसे पोषण के रूप में पादप उपयोग में लाते हैं, है ना, पौधे उधे के उपयोग में लाते हैं। अब माइक्रोराइजा क्या होता है, तो यह भी एक सहजीवी कवक है जो ढलान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें जिम्नोस्पर्म पौधे की जड़ों में सहजीवी के रूप में उपस्थित रहता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि नील हरित शैवाल के बारे में। ठीक है, नील हरित शैवाल, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एनाबीना, यहाँ आप देखिए नास्टोक आदि साइनोबैक्टीरिया मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मृदा की उर्वरा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको साइनोबैक्टीरिया की बात किया जाए, नील हरित शैवाल, तो यहाँ पे याद रखना है कि एनबीना, यहाँ पे याद रखिएगा कि एनाबीना, नास्टोक आदि साइनोबैक्टीरिया मुक्त यहाँ पे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मृदा की क्या करता है प्यारे बच्चों, उर्वरा को बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए इसके धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये इतना ही प्यारे बच्चों है
ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें इसी प्रकार का पढ़ना ही है, इसमें दिमाग खराब हो जाता है। तो आप लोग इसको जरूर यहाँ पे क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये क्लास करने में तो इतना मजा नहीं आया होगा, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1-2 नंबर का जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा आपसे बन जाएगा। चलिए तो मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।